हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम सीरीज़ के बारे में। इंडेक्स नंबर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि टर्म 1 का टॉपिक था। तो उसका जो बाकी पार्ट है टाइम सीरीज़, वो आपके सेकंड टर्म में आता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टाइम सीरीज़ और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, किस किस तरह से आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब टाइम सीरीज़ बेसिकली अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो टाइम सीरीज़ है क्या? द ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी मेजर ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज़। यानी जब भी हम डाटा को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज ऑर्डर में जब हम उसको मैनेज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइम सीरीज़। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल हो गया या फिर सेंसस का एग्जांपल हो गया, जहाँ पर हम जनगणना करते हैं, या बर्थ रेट निकाल रहे हो, डेथ रेट निकाल रहे हो, आप सेल्स निकाल रहे हो किसी कंपनी की कि इस कंपनी की सेल इस साल कितनी हो रही है, अगले साल कितनी हो रही है। मतलब जो भी आप डाटा इकट्ठा करते हो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उसी को हम बोलते हैं टाइम सीरीज़ एनालिसिस या टाइम सीरीज़ डाटा। अब यहाँ पर जो टाइम सीरीज़ में अगर हम देखें कि उसके अंदर अगर एक ही वेरिएबल की हम बात कर रहे होंगे, एक ही वेरिएबल को हम देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर यूनिवेरिएट टाइम सीरीज़। मतलब उसके अंदर हम किसी एक ही वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक वेरिएबल किस हिसाब से आगे इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है या फिर स्टेगनेंट है। ठीक है, स्टेबल भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा या घटेगा, हो सकता है स्टेगनेंट रहे। ठीक, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज़। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास एक डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, किसी भी चीज़ का डाटा इकट्ठा कर लिया। अब उस डाटा की हेल्प से अब आगे प्रिडिक्शन आप करना चाह रहे हो कि फ्यूचर में उसमें क्या होगा। तो उस फ्यूचर को प्रिडिक्शन करने के लिए जो आपको डाटा चाहिए, जो एनालाइज करने के लिए जो डाटा चाहिए, वही टाइम सीरीज़ है। आप एक स्टॉक मार्केट को ले सकते हैं, किसी कंपनी की अगर हम बात करें कि हम किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो हम क्या चीज़ देखते हैं? हम देखते हैं कि उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस कंपनी की जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वहाँ पर अगर पैसा लगाया गया है तो उसमें कुछ रिकवरी हुई है नहीं हुई है, कंपनी लगातार लॉस में जा रही है। अगर लॉस में जा रही है तो हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके डाटा को एनालाइज करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि भाई इतने समय से लेकर इतने समय तक लगा, हमने ऑब्जर्व करा पिछले 4-5 साल के अंदर कि भाई कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी जा रही है, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या करा हमने, इस डाटा का यूज़ करा फोरकास्टिंग के लिए कि आगे फ्यूचर में हमारा जो पैसा है या कंपनी जो है किस तरीके से ग्रोथ करेगी। तो उन चीज़ों के लिए आप टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं। जब टाइम सीरीज हम एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। क्या कंपोनेंट होते हैं? इसके 4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। सेक्युलर ट्रेंड कंपोनेंट, या फिर आपसे सिंपल ट्रेंड भी बोल सकते हो। पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं, इसको टी से हम डिनोट कर दें। अब जब सिंपल ट्रेंड, जैसे नाम है कि भाई ये सिंपल ट्रेंड है, सिंपल ट्रेंड का मतलब यहाँ पर आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको यूज़ करना होता है कि आपने 8-10 साल का डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, 5 साल का डाटा इकट्ठा करा और उसमें देखा कि किसी अगर कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो वो कंपनी की जो ग्रोथ है या तो वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। जैसे अगर हम ग्राफ से समझें कि आपने यहाँ पर डाटा मान लो 2000 से आपने स्टार्ट करा, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ये आपने 5 साल का डाटा इकट्ठा करा कि कंपनी को अभी यहाँ पर है, फिर कंपनी ने थोड़ी सी ग्रोथ ली, फिर थोड़ा डिप हुई, इस तरीके से कंपनी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर अगर हम देखें तो जो ट्रेंड आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बढ़ेगी, हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी चली जाए कि आपकी कंपनी जो है वो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ रही है, फिर इधर से, इस तरह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। तो ये सिंपल ट्रेंड होता है। इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है या किसी भी चीज़ का जिसका भी आप डाटा एनालाइज कर रहे हो वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ये स्टेगनेंट भी हो सकता है कि लगातार वो लगभग उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी चलती जा रही है। तो इस तरह का जो डाटा होता है, इस तरह का ये जो कंपोनेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड या फिर सिंपल ट्रेंड। दूसरा आपके पास है सीजनल ट्रेंड। अब सीजनल ट्रेंड का मतलब क्या है? जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सीजन पर आकर कंपनी की जो ग्रोथ है ना या कंपनी की जो सेल्स है वो ना एकदम इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कंपनी है जिसमें आप कपड़े बना रहे हो। ठीक है, अपने कपड़े बना रहे हो, कपड़े का मतलब सब तरह के बना रहे हो, वुलन भी बना रहे हो, समर कलेक्शन भी बना रहे हो।
अगर हम आपकी बात करें कि जो वुलन कपड़े होते हैं, ठीक है, वार्म कपड़े जो होते हैं, उनकी जो सेल है वो कब इंक्रीज़ होती है? ऐसा तो नहीं है कि भाई जनवरी फरवरी जुलाई अगस्त के महीने में या मई जून के महीने में वुलन आपकी ज़्यादा बिक रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। जो विंटर सीज़न होता है, विंटर सीज़न अगर हम बात करें, अगर इंडिया की हम बात करें, विंटर सीज़न उसमें लगभग दिसंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक चलता है। तो इस दौरान जो होगा कंपनी की जो वार्म क्लॉथ है ना वो बहुत ज़्यादा बिकेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद वो जो ट्रेंड है ना वो कम हो जाएगा, यानी कंपनी की सेल गई। जैसे अगर हम यहाँ नवंबर की बात करें, नवंबर से लेकर जो फरवरी तक का टाइम पीरियड है, इसमें कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ी है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ी है। उसके बाद जैसे ही अब मार्च आएगा, मार्च अप्रैल आएगा, तो कंपनी की ग्रोथ कम हो जाएगी, जो वुलन की सेल है ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी। फिर आगे हम ऐसे चलेंगे, फिर अगले साल पे चलेंगे, तो अगले साल में फिर देखेंगे आप नवंबर दिसंबर आते ही, नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो टाइम स्पैन है, अब यहाँ पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल कम गई, यहाँ पर आके फिर से बढ़ गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जब सीजनल ट्रेंड होता है तो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में जब अब देखोगे तो उसके अंदर एकदम बूम आता है, फिर उसके बाद वो नीचे आ जाता है। या जैसे हम देखें लाइटिंग बिजनेस अगर होता है, अगर लाइट्स आप बनाते हैं, आपकी कंपनी लाइट बना रही है, तो अक्सर जो दिवाली का टाइम होता है उसमें, क्योंकि अब दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट ही होता है, तो उसके अंदर आपकी जो सेल हो रही है एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद होगी सेल, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगी, एक बूम आएगा फिर उसके बाद कम हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड सीजनल ट्रेंड, जहाँ पर सीजन जो है वो इफेक्ट करता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को, किसी भी सेल को, किसी भी डाटा को। जब कोई सीजन इफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सीजनल ट्रेंड। उसके बाद आते हैं साइक्लिकल ट्रेंड पर। अब साइक्लिकल ट्रेंड में क्या होता है, ये भी कुछ सीजनल ट्रेंड की तरह ही होता है, लेकिन सीजनल ट्रेंड में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, जैसे हमने वुलन के बारे में बात करी, तो वो जो नवंबर से फरवरी तक का टाइम है उसमें आप हर बार देखोगे तो ग्रोथ एकदम ऊपर आएगी, फिर उसके बाद नीचे चली जाएगी। फिर अगला जो नवंबर से फरवरी आएगा फिर ग्रोथ ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो वहाँ पर जो विंटर सीजन है उसमें जो वार्म क्लॉथ है ना उनकी सेल हर बार ऐसी बढ़ती जाएगी। लेकिन साइक्लिकल कंपोनेंट में क्या होता है, यहाँ पर एकदम से ऐसा हो सकता है कि एकदम से बूम आ जाए और फिर एकदम से आप डाउन चले जाओ। जैसे अगर हम बात करें अपने चैनल की बात कर लेते हैं, अगर मैं चैनल की बात करूं तो पिछले काफ़ी टाइम से हमारी जो ग्रोथ थी ना वो लगभग मतलब थोड़ा बढ़ रही थी। लेकिन जैसे आपके एग्ज़ाम आए, जैसे आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आए, एकदम जो व्यूज़ थे ना एकदम ऊपर गए, बूम। अब जो भी आपका एग्ज़ाम था 6 तारीख का शायद एग्ज़ाम था टर्म 1 का, उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ तक तो बिल्कुल लगातार बूम पे जा रहा 6 तारीख तक, और जैसे ही 6 तारीख खत्म हुई धड़ाम व्यूज़ एकदम ख़त्म। क्योंकि आपका पेपर हो गया था भाई, मैथ्स का जब पेपर हो गया है तो फिर मैथ्स की वीडियो कौन देखेगा। उसके बाद फिर जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए फिर दोबारा से चैनल ने थोड़ा सा बूम लेना स्टार्ट करा। और वो बूम कितना देते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपको समझ में आ रहा है। जितना समझ में आएगा चैनल जो है उतना और ज़्यादा इंक्रीज़ करता जाएगा। तो साइक्लिकल कंपोनेंट में क्या हुआ, साइक्लिकल ट्रेंड में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर उस पर आगे एकदम से बूम आता है, फिर उसके बाद रिसेशन, फिर बूम, फिर रिसेशन, फिर बूम, फिर रिसेशन। इस तरह से इसमें आप मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब इस तरह से बूम आएगा, बस थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। जैसे आप जब भी आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो चैनल के व्यूज़ जो एकदम से बढ़ेंगे, फिर जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो एकदम व्यूज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, आपके कभी यूटी चल रहे होते हैं, कभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, कभी हाफ ईयरली, वो डिपेंड करता है अलग अलग। नेक्स्ट है उसके बाद इर्रेगुलर ट्रेंड। इर्रेगुलर ट्रेंड जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, इर्रेगुलर ट्रेंड। अब इर्रेगुलर ट्रेंड में कुछ भी ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से अगर कहीं पर डाटा के अंदर एकदम से वेरिएशन आता है, एकदम चेंज आता है। ठीक है, जैसे अभी बात करें कि हम अफ़गानिस्तान में जब सरकार जब पलट दी थी, उन्होंने तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स थे ना उसका जो रेट एकदम से बढ़ गए। ठीक है, काम वहाँ पर हुआ लेकिन अफेक्ट हमारा यहाँ पर भी हुआ। कोविड की सिचुएशन आई, दवाइयों के रेट एकदम से बढ़ गए, ब्लैक मार्केट में दवाइयाँ बिक रही है, बहुत बिक रही हैं। ठीक है, जो चीज़ 5 रुपये की थी वो 50 में बिक रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा फैक्टर था जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डाटा था उसके अंदर जो वेरिएशन हुआ, एकदम तेज़ी से वेरिएशन हुआ, और फिर जब वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी तो वापस वो नीचे आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो ऐसा फैक्टर जो कि इर्रेगुलर होते हैं, उससे आपको एक इर्रेगुलर ट्रेंड मिलता है। तो ये बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। अब इन चारों कंपोनेंट में हम यहाँ पर इन चारों कंपोनेंट को एनालाइज करने के लिए हम 2 तरह के मॉडल यूज़ करते हैं, एक एडिटिव मॉडल
और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में क्या होता है, जो भी कंपोनेंट होते हैं चारों के चारों ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ऑल द कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट। ऑल कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर एडिटिव मॉडल के अंदर क्या होता है, जो भी आपके पास ये चारों कंपोनेंट है, इन चारों कंपोनेंट को प्लस करने पर आपको जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो मिलती है। ओरिजिनल वैल्यू को हमने ओ से डिनोट किया, इसमें आ गया ट्रेंड, प्लस में सीजनल ट्रेंड, प्लस में साइक्लिकल ट्रेंड और इरेगुलर ट्रेंड, ठीक है, ये बन गया आपका एडिटिव मॉडल। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होगा, यहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं ना वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कंपोनेंट आर इंटरडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में, ये चारों जो कंपोनेंट है इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आती है। तो इस तरह से दो मॉडल यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर जो चारों फैक्टर होते हैं, चारों मॉडल जो होते हैं, ये ट्रेंड होते हैं इसके, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसके अंदर ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जैसे कोविड आया तो दवाइयाँ की सेल जो है वो एकदम से बढ़ गई, तो कोविड आया, कोविड क्या हो गया आपके पास, इरेगुलर ट्रेंड। अब वहाँ से क्या हुआ, जो दवाइयों की सेल है ना वो बढ़ गई, तो सीजनल में जो दवाइयाँ ज़्यादा बिकती थी वो, लेकिन कोविड की वजह से वो और ज़्यादा तेज़ी से बिकने लग गई। तो यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसा कनेक्शन हो जो इन चारों ट्रेंड को आपस में इंटरकनेक्ट कर सके, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड हो, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल काम करता है। जहाँ पर सब अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग देखते हैं, तो वहाँ पर आपका एडिटिव मॉडल काम करता है। तो अब बात करते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड को हमें एनालाइज कैसे करना है। अब एनालाइज करने के लिए जो सिंपल ट्रेंड होता है ना, हम उसी को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल ट्रेंड के अंदर ही क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो या तो इंक्रीज़ हो रहा होता है या डिक्रीज़ हो रहा होता है या स्टेगनेंट होता है। अगर स्टेगनेंट होता है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि किसी कंपनी की सेल जो है लगातार 3 सालों से 3 लाख रुपए चलती आ रही है, तो 3 लाख ही रहेगी वो, ठीक है, तो वहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डाटा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें उसका एक ट्रेंड फाइंड करना होता है। अब जो सीजनल ट्रेंड होता है या साइक्लिकल ट्रेंड होता है या इरेगुलर ट्रेंड, उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको तो आप मतलब आइडेंटिफाई एक तरह से कर ही नहीं सकते हो कि भाई आप ये कहो कि भाई अगर वूलन कपड़ों की हम बात कर रहे थे कि आपकी जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर वूलन कपड़ों की सेल इतनी है, तो मैं नेक्स्ट जनवरी फरवरी का तो बता सकता हूँ, लेकिन जो मार्च अप्रैल का मैं उसके हिसाब से उसका सेल तो नहीं बता सकता कि अगर जनवरी फरवरी में इतनी सेल थी तो अप्रैल के अंदर इतनी सेल होगी। ऐसे ही साइक्लिकल ट्रेंड होता है और ऐसे ही इरेगुलर ट्रेंड होता है। तो जो मेजरमेंट हम करते हैं वो सिंपल ट्रेंड की करते हैं। अब सिंपल ट्रेंड की मेजरमेंट करने के लिए आपके पास जो मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हमारे यहाँ सिलेबस में अभी एक मूविंग एवरेज मेथड है और एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। ये दो मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। इसके अंदर मूविंग एवरेज मेथड में आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इसकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि जो मूविंग एवरेज मेथड है वो क्या है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज मेथड के अंदर आपको बताया जाता है कि भाई 3 साल की मूविंग एवरेज निकालनी है या फिर 4 की निकालनी है या 5 की निकालनी है, 6 की निकालनी है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर रखा होगा। जैसे एक ये डाटा हमने लिया, पहले हम इसको 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से निकालते हैं। 3 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है बेसिकली, अब सबसे पहला काम है आपको यहाँ पर 3 ईयर का आप टोटल निकाल लो। इधर यहाँ एक कॉलम बना लेते, 3 ईयर मूविंग टोटल। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लिया आपने, एक ये टर्म ली, एक ये वाली टर्म ली और एक ये वाली टर्म। इन तीनों टर्म का सम करके जो यहाँ पर इन दोनों की, अब क्योंकि ऑड नंबर है, इसके सेंटर में कौन सा नंबर पड़ रहा है, 4.3, तो इसके सामने आप यहाँ पर लिख लो, इसके सामने यहाँ पर लिख लो इन तीनों का टोटल किया। इनका टोटल करोगे आप 6 + 6 12 आ गया और फिर 4 4 12, तो इसका टोटल आ गया आपके पास 12.2। अब उसके बाद ये जो पहले वाला है ना, इसको कर दो स्किप, इस पहले वाले को स्किप करो। अब आपको टोटल लेना है इन तीनों का, ठीक है।
अब आपको टोटल इन तीनों का लेना है और इसके सामने लिख देना है। अब इसके सामने आप इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 10 और यहाँ पर आ गया ये 12। उसके बाद फिर इस टर्म को छोड़ देंगे, हम अगले 3 टर्म लेंगे, ये वाले 3 टर्म लेंगे। इसमें जो टोटल करोगे आप इनका 4 4 8 8 और 3 11, इसके सामने लिखेंगे और यहाँ पर आ गया 12.1। तो इस तरीके से आप एक एक मतलब टर्म छोड़ते जाओ। बस अगली बार में इसको छोड़ देंगे, हम इन तीनों का टोटल लेंगे, इसके सामने आप लिखोगे, इन तीनों का टोटल करोगे, ये आ गया आपके पास 13.2। फिर इन तीनों का टोटल करोगे, इसको छोड़ो, इसका टोटल करोगे, ये भी 13.2 आ गया। फिर उसके बाद इसको छोड़ो, आप इन तीनों का टोटल करो, इसका टोटल आ गया आपके पास 11.2। उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते क्योंकि अब 3 आपके पास डाटा है ही नहीं। आपके पास 3 ईयर मूविंग टोटल निकल गया। अब आपको क्या निकालनी है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। उसके लिए क्या एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो ये जो डाटा आपके पास आया है इसको 3 से कर दो आप डिवाइड। अब 3 से पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 4 12, फिर 0 लगाओगे, 3 6 18, 3 राउंड ऑफ करके ही छोड़ दो, 6 से 6 चलता ही रहेगा वो। ये 3 4 12 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 3 4 12, फिर 0 3 3 9, ये 3 3 चलता रहेगा, 3 4 12, 3 4 12, 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 3 चलता रहेगा ये। तो इस तरह से आपके पास 3 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर अब 3 की जगह, अब पहले हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑड नंबर में अगर दिया हो तो किस तरह से आपको निकालनी है। अब 3 के बाद हम ले लेते हैं, अगर 5 ईयर मूविंग एवरेज है, डाटा में यही रखते हैं लेकिन जो एवरेज है वो 5 ईयर मूविंग कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। फिर हम 5 ईयर मूविंग एवरेज पे चलते हैं। यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो। तो ये आपके पास पहले था 3.6। अब जैसा कि इसका नाम है भाई 5 ईयर मूविंग निकालनी है आपको, तो आपको क्या करना है, 5 जो साल हैं, 1 2 3 4 5, इन सब का टोटल करना है। इनका टोटल करके यहाँ पर जो सेंटर में टर्म आ रही है ये टर्म आएगी 3rd, इसके सामने लिख लो आप। तो कितना आएगा यहाँ पर देखो, 6 + 3 9 9 3 12 12 + 4 16 4 + 4 20, 2 कैरी गया, 2 + 3 5 + 4 9 9 + 4 13 13 3 16 + 4 20। तो इसका टोटल आ गया आपके पास 20। अब आप पहले वाली टर्म को छोड़ो, इसको 3.6 को, और जो अगली टर्म है उसको इंक्लूड कर लो और इसके सामने आप लिखोगे। अब इनका टोटल करोगे, इनका टोटल बन रहा है आपके पास 21.8। अब इस वाली टर्म को छोड़ दो, अगली टर्म लो इसके साथ, इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आ रहा है 20.9। अब इसको भी छोड़ो, आप यहाँ से करो स्टार्ट और यहाँ तक जाओ और इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आ गया आपके पास 19। अब आपको 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, तो जैसे हमने 3 ईयर में क्या किया था, 3 से डिवाइड किया था, यहाँ पर आप 5 से डिवाइड करो, तो 5 4 20, इसको करोगे 5 4 20, 5 3 15, 5 6 30। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 5 4 20, 5 1 5, 5 8 40, 5 3 15 एंड 5 8 40। तो ये आपके पास आ गई 5 ईयर मूविंग एवरेज। ऐसे अगर आप 7 का दे रखा हो तो 7 भी निकाल सकते हो, 9 भी निकाल सकते हो, जितना आपसे पूछा गया हो उसके हिसाब से आप इसकी मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। अब अगर बात करते हैं हम, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखी है, जैसे 4 साल के हिसाब से दे रखा है या 6 साल के हिसाब से दे रखा है, तो आपको कैसे करना है। डाटा अभी भी यही रखते हैं हम। अब इस कंपनी की जो मूविंग एवरेज है वो आप निकाल रहे हो, उसकी जो सेल्स है, कि अगर हम 4 साल के स्पेन में देखें, 4 ईयर मूविंग एवरेज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे हमने 3 साल का निकाला था, यहाँ 4 साल का निकालना है। अब 4 साल का आप टोटल करोगे, तो अब टोटल लिखोगे कहाँ पर, वैसे लिखने को तो आप कहीं भी लिख सकते हो, पर ये दोनों जो टर्म है, ये 2 मिडिल टर्म है, इसके जो सेंटर में ना,
यहाँ पर इसके सामने लिख लो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसके इन तीनों चारों का टोटल करो, इन चारों का टोटल करोगे आपके पास आ जाएगा 15.6, इधर लिखा हमने। उसके बाद फिर हम पहले वाली टर्म को छोड़ देंगे, काम वैसे ही करना है, ठीक है, काम वैसे ही करना। अब यहाँ पर लिखना, इसके सामने लिखना, इसका टोटल आ गया आपके पास 16.4। फिर अगली टर्म इसको भी छोड़ दो, अब आगे की 4 टर्म लोगे, मतलब यहाँ तक लोगे, और इसके बीच में लिखना आप, इसका टोटल आ गया आपके पास 17.5। फिर ये वाली टर्म छोड़ो, इन चारों का टोटल करो, इसको इसके सामने लिखो, इसका टोटल आ गया आपके पास 16.6। और अब इसको आप छोड़ोगे तो ये लास्ट की जो 4 टर्म है इनको लिखेंगे, इसका टोटल आ गया आपके पास 15.6। अब उसके बाद क्या करना है, पहले आप निकालो 4 ईयर मूविंग एवरेज। 4 ईयर मूविंग एवरेज निकल जाएगी, फिर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालेंगे। तो 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए इसको आप कर दो 4 से डिवाइड। 4 से इसको डिवाइड करा तो कितना बनेगा आपके पास, 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36, 3.9। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 17.5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.375। 16.6 को डिवाइड करोगे आ जाएगा 4.15, और 15.6 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.9। ये निकल गया। आप क्योंकि ये ऑड नंबर्स में आपको दे रखा था, तो अब आपको क्या करनी है, इनकी सेंटर्ड मूविंग एवरेज और निकालनी है। जब भी यहाँ पर इवन नंबर ऑफ डाटा दे रखा होगा तो 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यानी जो लास्ट में जो भी डाटा आपके पास आएगा ना, उसकी एवरेज और निकालनी है। अब उसकी एवरेज निकालने के लिए आपको ये 2 साल का डाटा लेना है। अब इन 2 साल के डाटा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 918 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। ऐसे इन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 4.2375। अगले क्या बनेगा 4.2625, इन दोनों का 4.2625। अगले दोनों का आप निकालोगे एवरेज तो ये बन जाएगा आपके पास 4.025। तो इस तरीके से जब भी आपको मीन जो इवन नंबर ऑफ में दे रखा होगा ईयर, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले टोटल निकाल लेना है, वैसे ही मूविंग टोटल निकालना है, मूविंग एवरेज निकालनी है। मूविंग एवरेज निकालने के बाद फिर उन दोनों की जो सेंटर्ड एवरेज है वो निकाल देनी है लास्ट वाले कॉलम में। तो ये आपके पास जो डाटा आ गया ये 4 ईयर के हिसाब से आ गया कि भाई कंपनी की जो सेल्स है वो 4 साल के अंदर किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो टाइम सीरीज़ है वो क्या होता है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और ये मेथड जो हो गए हमने मूविंग एवरेज मेथड जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है यहाँ पर, एक्सरसाइज 11.2। तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।